पदार्थों में सबसे अधिक ध्वनि का चाल, सबसे अधिक ध्वनि का चाल, ओकरा बाद और अगर और बाद जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ग्राम, अकॉर्डिंग टू, है ना, कि जैसे एल्युमिनियम भी ना पूछेगा, कॉपर भी ना पूछेगा, फेरस भी ना पूछेगा, हो सकता है मैग्नीशियम पूछ दे, है ना, सोडियम पूछ दे, पोटेशियम पूछ दे, तो उसके लिए ग्राहम बेल महोदय को फार्मूला दिए थे कि स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक, मॉलिक्यूलर वेट या जिस मेटल या नॉन मेटल, जिस मेटल या नॉन मेटल में मोटा मोटी बोलो एलिमेंट्स, मोटा मोटी बोलो, तो जिस एलिमेंट्स का या कंपाउंड का जितना भार ज्यादा होगा तो ध्वनि का चाल कम होगा। तो सब सहमत है कि नहीं कि नीचे वाले बढ़ेंगे तो ये क्या होंगे और एक घटेंगे तो क्या होगा। और उसके लिए हम बताए थे 3 एग्जाम्पल को देकर, एक एल्युमिनियम को देकर और एक फेरस को देकर और एक तीनों में सबसे कम एटॉमिक वेट किसका होता है? एल्युमिनियम का आपका होता है 27, फेरस का कितना होता है 26 और इसका होता है 65 एटॉमिक वेट। तो बताइए सबसे कम किसका दिख रहा है? तो जिसका तो कम है ना, तो कम रहेगा तो ध्वनि का चाल, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कम होती है, तो ग्राहम बेल के मदद से हमको पता चला कि ध्वनि का चाल एटॉमिक वेट का उल्टा होता है। तो अगर ये कम है ये क्या होगा? क्या होगा? नहीं, अभी तीनों के जगह पे इस शब्द में से कोई भी एक पूछ देगा और उसी का पूछेगा जिसका एटॉमिक वेट मैक्सिमम स्पीड को पता होगा। अब ऐसे तो पूछेगा कि बताइए पोलोनियम में ध्वनि का चाल कितना होता, ना पूछेगा, इसलिए ना पूछेगा कि पोलोनियम सब जानता है कि एक एलिमेंट्स है, परंतु इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, वो ना के बराबर मैक्सिमम लोग को पता। परंतु अगर पूछ देगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी पता होता है और एटॉमिक वेट भी पता होता है। ये पूछ सकता है, मे भी पूछेगा नहीं, मे भी पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर 3 के अलावे किसी भी एलिमेंट्स के बारे में पूछे जिसका बारे में आपको पता हो, तो इसके मदद से आप जवाब दे सकते हैं। और आज हम सिखाएंगे कि जब सवाल पूछेगा तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, हेडिंग बनाएंगे, छोटा सा हेडिंग बनाने से पहले नोट पॉइंट है ना, कल के पॉइंट में कंटिन्यू 2 पॉइंट जोड़िए उसको। कल ध्वनि का चाल, मेरा हेडिंग, हम लोग का हेडिंग था क्या था बाबू? स्पीड ऑफ साउंड, ये हम लोग का हेडिंग। और इसमें हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे थे, नहीं तो उसी पॉइंट्स में 2 पॉइंट और ऐड कर लेंगे। लिखिएगा नंबर फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट नहीं, कंटिन्यू लिखिएगा, बोले ध्वनि का शुद्ध चाल, ध्वनि का शुद्ध चाल का मान, ध्वनि का शुद्ध चाल का मान, ध्वनि का शुद्ध चाल का मान लौ प्लस लिखना होगा, लौ प्लस महोदय, ध्वनि का चाल का शुद्ध मान लौ प्लस महोदय ने ज्ञात किए, लौ प्लस महोदय ने ज्ञात किए, जो 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 332 मीटर पर सेकेंड, जो 332 मीटर पर सेकेंड के बराबर
332 मीटर पर सेकंड के बराबर। अब ध्यान दें यहाँ पर एक बात, सवाल पॉलिटेक्निक में प्रीवियस नहीं लगता है, शायद 2017 की बात है। एक सवाल पूछे हुआ था, इसी तरह से सवाल पूछा हुआ था कि बताइए ध्वनि का प्योर वैल्यू, ध्वनि का शुद्ध मान किसने ज्ञात किए। कोई बुक में जल्दी देता नहीं है, कोई बुक में जल्दी जिक्र ही नहीं किया है, अब पूछ देता है सवाल, तो स्टूडेंट को लगता है कहने से पूछ दिया तो पटांग पटांग, है ना। परंतु हमारा जैसे पढ़ा मास्टर रहेगा ना, तो भी पटांग पूछ देगा ना, सबका जवाब दोगे जब जानोगे तो, है ना। तो जान लो किसने दिए थे, तो लॉपलास महोदय ने ही ध्वनि का एक ऐसा वैल्यू निकाल के लाए जो सभी माध्यम के लिए सत्य साबित हुआ, प्रूफ साबित हुआ। यानी अब किसी भी माध्यम में अगर आपको ध्वनि का चाल निकालना है, चाहे लोहा है, चाहे एल्युमिनियम है, चाहे इस्पात है, तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, 332 का सहारा लेना पड़ेगा। यानी यह वैल्यू जो है वो किसी भी पदार्थ का मिनिमम वैल्यू निकाला गया। यानी ध्वनि का चाल किसी भी पदार्थ में इतना से कम नहीं सकता, जहां तक अगर हम कोई मीडियम की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट वैक्यूम, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है। परंतु क्या करें, न्यूटन महोदय बोल दिए तो हम लोग को मानना मजबूरी है कि निर्वात भी एक माध्यम है। हम लोग मानते हैं, उनका बात को मान लेते हैं, परंतु वास्तविकता में वैक्यूम कोई माध्यम, माध्यम का मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स हो, अणु हो, परमाणु हो, उसी को बोलते हैं माध्यम, है ना। तो आप जिस भी माध्यम की बात करेंगे उस माध्यम में ध्वनि का चाल जब भी होगा तो 300 से 332 से अधिक ही होगा, काम अब पूछ देगा कभी कभी कि बताइए किसी भी माध्यम में ध्वनि का चाल होती है, किसी भी माध्यम में ध्वनि का चाल होती है 4 अक्ष, 332 मीटर पर सेकंड से अधिक, 332 मीटर पर सेकंड से कम, 332 मीटर पर सेकंड के बराबर, या इनमें से कोई। क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, 332 मीटर पर सेकंड से हमेशा अधिक होता है काम। तो जब लॉपलास महोदय इसको प्रूफ करके निकाल के लेके आए थे, एक बात बोल भी दिए थे कि देख लो बाबू लोग, वर्तमान आने वाले वर्तमान में प्रेजेंट में दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, और दुनिया जितना ज्यादा तरक्की करेगा नोट उपभोग नहीं होगा, डिस्कशन समझते ना, डिस्कशन उतना ही ज्यादा, कंपटीशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और उस समय तो हम तो जिंदा रहेंगे नहीं, तो फिर किससे समझाएंगे। इसीलिए हम अभी समझा दे रहे हैं। अब जानते हैं क्या बोल दिए नीचे में पॉइंट में लिख के कि ये जो मैं वैल्यू निकाला हूँ या वैल्यू ध्वनि का मिनिमम वैल्यू होगा, क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, ये इतना से कभी कम सकता है। जहां तक तो पूछ देगा कभी कभी कि बताइए ध्वनि का न्यूनतम मान, ध्वनि चाल का न्यूनतम मान कितना होता है, 332 मीटर, और अधिकतम पूरा नहीं पता, उनको भी नहीं पता, अधिकतम तो क्या किस पदार्थ को ले रहे हो तो उस पर डिपेंड कर जाएगा ना, परंतु न्यूनतम कॉमन आ गया। यही वजह है इसी के सहयोग से किसी भी माध्यम में ध्वनि का चाल, चाहे पानी की बात करें, चाहे लोहा की बात करें, चाहे एल्युमिनियम की बात करें, चाहे कॉपर की बात करें, अब किसी भी धातु या धातु में निकालना है आपको, तो आपको इसका मदद लेना पड़ेगा। अब अभी भी केवल नहीं समझ में आ रहा है, और 10th पास आउट है ना, और 10th का पास आउट है, तो आप पढ़े थे निर्वात में प्रकाश का चाल के बराबर। तो जैसे न्यूटन महोदय बोले थे कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ वैक्यूम जो होता है ना, या स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर। और इसी के मदद से आप किसी भी माध्यम में प्रकाश का चाल निकाल, किसी भी माध्यम में प्रकाश का चाल आप इसी के मदद से पानी में भी निकालोगे।
इसी के मदद से कांच में भी निकालोगे, इसी के मदद से हीरा में भी निकालोगे, हीरा में भी निकालोगे। यानी अगर आप ये नहीं याद रखते हैं तो पानी में भी प्रकाश का चाल नहीं निकाल सकते हैं, कांच में भी नहीं निकाल सकते हैं, और हीरा में। अगर ये सब में निकालना है तो आपको इसका मदद लेना पड़ेगा। तो सर कैसे मदद लेना पड़ेगा? इन्होंने एक फार्मूला दिए है ना, फार्मूला क्या दिए थे? फार्मूला दिए थे न्यू बराबर स्पीड ऑफ हाइका इन या स्पीड ऑफ लाइट इन भाई का स्पीड ऑफ यार हिंदी में लिख दे डायरेक्ट सी भी बटा भी, सी भी बटा सी भी का मतलब निर्वात में प्रकाश का चाल होगा, और भीएम का मतलब माध्यम का प्रकाश का चाल होगा। तो बताइए अब यहाँ पर फिक्स करेंगे इसके लिए, तो 3 गुने 10 के पावर 8 और इसको आपको निकालना, इसको आपको आप कैसे निकालोगे? आप भीएम का वैल्यू आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? तो उसके लिए इसका मदद आपको लेना पड़ेगा, बिना ले आप निकाल ही नहीं सकते। वही कॉन्सेप्ट का पालन लैप्लास महोदय अपने फार्मूला में पता है क्यों किए? क्योंकि ये दिमाग पहले न्यूटन लगाए थे। कौन लगाए थे? न्यूटन महोदय के द्वारा। न्यूटन महोदय के द्वारा जब ध्वनि का चाल निकाला गया, ध्वनि का चाल निकाला गया तो वह वैल्यू था 280 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले न्यूटन महोदय ही निकाल लिए थे ध्वनि का चाल, परंतु जब इसके मदद से एल्युमिनियम में निकालने गए, इस मान के मदद से जब एल्युमिनियम में वो निकालने गए, एल्युमिनियम में गलत निकल गया, एल्युमिनियम में गलत निकल गया। तो बताइए, आप तो बोल दिए कितना इतना है तो साबित होना चाहिए कि सही है कि गलत। तो साबित करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में निकाल के देखो, एल्युमिनियम में कुछ और वैल्यू निकल गया, जितना होना चाहिए उतना निकला नहीं। खुद बोल दिए कि हम जो निकाले वो गलत निकाले। क्या निकाले हैं? गलत। तो गलत निकाले तो गलत, संशोधन किए नहीं, संशोधन। अब ई बतिया पता चला किनको? क्योंकि उस समय ये साउंड रडार बना रहे थे, साउंड रडार। लैप्लास महोदय एक रडार का निर्माण कर रहे थे उस समय, साउंड रडार का निर्माण। अब बताइए, जब ये बात इनको पता चला कि न्यूटन महोदय कुछ बोल रहे थे, हम भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, गौर कर लेते हैं। अब गौर क्या किया? कुछ नहीं किया, जो न्यूटन बोले यही की वो बोले। अब खाली बस एक चीज खाली क्या किए कि अपने साथ साथ ये लैप्लास कोएफिशिएंट को लेकर, यानी फार्मूला जो हम लोग देखते हैं, ये वाला जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं, और एक फार्मूला ये पढ़ते हैं। ये फार्मूला दिए थे न्यूटन महोदय, जकर मदद से 280 निकला, और ये फार्मूला दिए थे लैप्लास महोदय, जकर मदद से 232। आप दोनों फार्मूला में देखो कोची अंतर दिख रहा है, कोची अंतर दिख रहा है, लेमड़ा का अंतर है। और इसी लेमड़ा को कहना गया ब्लू वाला, इसी लेमड़ा को लैप्लास नियतांक कहा गया। क्या कहा गया? लैप्लास नियतांक। क्या कहा गया? समझ में आया? तो 2 सवाल आप ध्यान से याद रखिए कि बताइए, ध्वनि का चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किए थे? किसने ज्ञात किए थे? ध्वनि का चाल का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किए थे? न्यूटन ने। किसने? परंतु वो क्या गए? अब ऐसा क्यों हुआ? भलो महान वैज्ञानिक थे, पता गलती नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जैसे यहाँ हो गया है ना। आप फिर पूछेगा कि बताइए, ध्वनि का शुद्ध चाल का मान, ध्वनि का शुद्ध चाल का मान किसने ज्ञात किए थे? किसने? एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ दिया, अब यही क्वेश्चन को घुमा देगा, यही क्वेश्चन को अब घुमाएगा कैसे? तो ऐसे पूछेगा, ध्वनि का चाल 280 मीटर पर सेकंड होता है। किसने बताए थे?
किसने बताए थे? और ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है, किसने बताए थे? घुमावल क्वेश्चन है। जब आप पढ़े हुए रहिएगा ना तो आपको कितनों भी घुमा के देगा ना, आपको कुछ एहसास न होगा कि हाँ देखिए। तो सवाल अगर यहाँ से पूछेगा तो जवाब यहाँ जाएगा, सवाल यहाँ से पूछेगा तो जवाब यहाँ जाएगा, और अगर सवाल यहाँ से पूछेगा तो जवाब यहाँ जाएगा, अगर सवाल यहाँ से पूछेगा तो जवाब। ये दो बात को मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एक तो मैं लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया कि ध्वनि का शुद्ध चाल का मान इसका क्या किए थे? महोदय ने ज्ञात he is बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ई लेमडा या ई लेमडा जहां ई फॉर इलास्टिसिटी, ई फॉर पी फॉर प्रेशर, पी फॉर जहां, देखिए लिख रहे हैं जहां पी बराबर 180, पी बराबर 80 मतलब समझता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय का, और इसका वैल्यू होता है 1.013 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर लेमडा। लॉप्लास कोएफिशिएंट नियता 1.21, डेंसिटी है ना, घनत्व 1.29 kg/मीटर। ये है आपका एक न्यूमेरिकल पार्ट, है ना। अब ये सब का मान रखे थे फार्मूला में, कौन रखे थे? जब ये सब का मान इसमें रखे थे तो यह आ गया था 332 मीटर। जितना आप राउंड फिगर में लिख लीजिए, ठीक है। जो हम पैकेज दे रखे हैं ना, उसमें सवाल मिलेगा लॉप्लास वाला से। और क्या है वो सर? कुछ बन रहा था, कुछ बन रहा था कि बहुत बन रहा था? बहुत कुछ बन रहा था ना। चलिए पूरा पढ़ा देना। नहीं मिला पैकेज मिलवे नहीं किया। अब बच रहा, तब ने सोचे कि हम कैमरवा में मुड़िया गिन के कॉपी किए तो उतना बच कैसे गया? 5-6 लड़का चल गया। अच्छा ठीक है, वो आज मैं दे दूंगा, ठीक है। छापे चलिए तो बताइए ध्वनि का शुद्ध चाल का मान किसने ज्ञात किया था? कितने ज्ञात किए थे? याद रहेगा दोनों। बताइए ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकंड होता, किसने बताया? किसने? आप बच्चा सीख रहा नहीं। अब अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट ध्वनि का चाल का मान, सर्वप्रथम न्यूटन। ध्वनि का चाल का मान सर्वप्रथम न्यूटन महोदय ने ज्ञात किए थे। सर्वप्रथम न्यूटन महोदय ने ज्ञात किए थे। ध्वनि का चाल सर्वप्रथम न्यूटन महोदय ने ज्ञात किए थे। महोदय लगा देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बाद में तो गाली भी देते है कि नहीं? तो किसने किए थे? तो उनके अनुसार भी लिखे दे थे। अब यहां से चलिएगा, कितना निकल जाएगा? ठीक है, बस
तो क्या यहाँ पर भी लिखना जरूर है कि पी क्या है डी क्या है? यही से नहीं याद हो जाएगा कि पी क्या है डी क्या है? याद हो जाएगा ना? ध्वनि के चाल पर ध्वनि के चाल पर ध्वनि के चाल पर विभिन्न कारकों प्रभाव, ये हिंदी में पटांगे जैसा लगेगा, ठीक है। ध्वनि के चाल पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, हमरा खुदे बोले मत पटांग लग रहा है। अब इसका मतलब देखो समझो, ध्वनि के चाल पर विभिन्न कारकों का, यानी वह कौन कौन से घटना है, वह कौन कौन से घटना है जिसके कारण ध्वनि का चाल पर प्रभावित डालेगा, क्या डालेगा, है ना। तो नंबर फर्स्ट में लिखिएगा, नंबर फर्स्ट टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे मजेदार कंडीशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ध्यान देंगे, सवाल पूछेगा कुछ, जवाब दोगे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं पर समझ, ध्वनि के चाल पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल क्या होगा, घटेगा कि घटेगा कि। तो उसके लिए दो फार्मूला दिया गया, कितना फार्मूला, एक साधारण फार्मूला और एक इनडायरेक्ट फार्मूला। अब दोनों फार्मूला की मदद से पता चलता है कि अगर हम किसी पदार्थ में तापमान को बढ़ाएंगे, जैसे लोहा का रड, लोहा का, अब कर दिए उसको पूरा गर्म, कर दिए उसको पूरा, तो जब लोहा का रड था तब उस पर हथौड़ी मारे, अब गरम कर दिए तब हथौड़ी मारे। आप खुद इमेजिन कीजिए, सोचिए कि जब लोहा ठंडा था तो हथौड़ी मारे, टन टन किया, आवाज निकला कि नहीं, ध्वनि निकला कि नहीं। अब जब उसको गरम करके मारे हथौड़ी, फिर ठन ठन किया, टन टन किया। अब खुद सोचिए, ठंडा में हथौड़ी मारे थे तब ज्यादा टन टन किया था, गरम में मारे थे तब ज्यादा टन टन। अब गौर कीजिएगा, आप खुद गौर करना, घर में खाना बनाए हो, अगर नहीं बनाए चूल्हा वाला, गैस वाला, चूल्हा वाला, धुआं वाला, वहाँ पर मेकअप बहुत ही खराब हो, गैस वाला मेकअप बहुत खराब है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग नहीं बोल रहे हैं, लड़के भी सच धज के खाना बनाते हैं, हम देखे हैं, हम बनाते हैं, हम भी पूरा पैर धो लेंगे, क्रीम लगाने, बात उठाने, किचन में घुसे, रियली है, ठीक है, जो भी है ना। तो यहाँ दो तरीका से समझना पड़ेगा। एक होता है वायुमंडल का तापमान, ध्यान सुनिए, एक होता है वायुमंडल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, और एक होता है वस्तुओं का टेम्परेचर, वस्तुओं का। तो अगर आप किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वायुमंडल का नहीं, वायुमंडल का, आप किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा, ध्वनि का चाल। किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा, परंतु फिर क्या लग गया, और तू लग गया ना, कितना खतरनाक वर्ड समझ है ना। परंतु वायुमंडल का तापमान बढ़ने से ध्वनि का चाल, ध्वनि का चाल। अब कैसे सर, तो खुद बताना जवाब। गर्मी में
गर्मी में ट्रेन का सीटी दूर दूर तक सुनाई देता है कि बरसात के मौसम में कि गर्मी के मौसम में? काहे तो काहे का जवाब फिर बता, काहे जवाब तुम ही लोग बताओ। गर्मी के समय में वायुमंडल का टेम्परेचर ज्यादा कि बरसात के मौसम में ज्यादा? किस मौसम में ज्यादा? समझ रहे मेरी बात? समझ मेरा? और यही सब बात स्टूडेंट को पता नहीं चलता, खाली जो वकवा रट गया है दूसरवा से, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का चाल बढ़ेगा। अरे मूर्खवा, तापमान बढ़ाने से ध्वनि का चाल बढ़ेगा घटेगा ना? हम प्रूफ करके बता देता हूं, है ना? तो बाबू जो बचवा रटा है ना, उसको गलत ना रटा बेचारा। अब जैसे दिमाग रहेगा उसने रटेगा हो। तो कहने का मतलब गलत नहीं रहता है, वो जो भाषा में रटा है वो भाषा का मतलब हुआ पदार्थ। क्या हुआ? वो पदार्थ से रट गया है कि पदार्थ में तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल भी, परंतु वो बेचारा नहीं रट पाया कि वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल क्या। तो वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ता है, परंतु पदार्थों का तापमान बढ़ने से ध्वनि का चाल। याद रहेगा? तुम याद रहेगा? एग्जाम्पल भी दे के समझाएं और उसका जवाब आप लोग बताएं कि गर्मी में तापमान ज्यादा कि बरसात में? गर्मी में तापमान ज्यादा। तो बताओ, ट्रेनमा जो सीटिया में आता है तो गर्मिया में दूर दूर तक सुना देता कि बरसाता के दिन कोची में। और उसका जवाब यही पता हो कि सर गर्मिया में नाली से लेके नदी से लेके नाला से लेके गड्ढा से लेके सब पानी से सूख जाता है। पानी सब क्या होता है? सूख जाता है। पानी क्या होता है? सूख जाता है। परंतु बरसाता में क्या? नदियों में भरल पानी, गड्ढों में, और नाला तो छोटी गंगा बनल है ये पहले। बरसात में तो पानी के कंपन के मदद से, पानी के वाइब्रेशन के मदद से हम लोग को बरसात में सीधी तीव्र सुनाई देता है, वाइब्रेशन की मदद से। क्योंकि ध्वनि का वाइब्रेशन, ध्वनि का कंपन सबसे ज्यादा वाटर में होता है। तो क्यों होता है? उतना ज्यादा कंपन, उतना ज्यादा वाइब्रेशन सॉलिड में भी नहीं होता है जितना ज्यादा वाइब्रेशन वाटर में होता है। क्यों होता है? बरसात में तुम लोग गर्म पानी करके नहाए हो नहीं? बहुत अच्छा, इससे 7 वाला नहावे नहीं किया। अरे हम तो नहाए, देखिए गया में अच्छा खासा ठंडा पड़ता है, अच्छा खासा ठंडा। आप किसी को बोल दे 7 बजे सुबह में नहाने के लिए टंकिया वाला पानी से, तो शायद 100% में 1 ही 2 नहाएगा, बाकी ना गछेगा नहाएगा। तो वहां पर क्या किया जाता है? गर्म पानी। या आप अपने घर में गर्म पानी तसला में किए हैं तो कभी गौर कीजिएगा, देखिए गर्म पानी कीजिएगा तो पूरा बर्तनवा के तेलिया मतलब छोटा छोटा बबल, छोटा छोटा फुंसी जैसा बुलबुला नजर आ रहा है। देखे हैं? अरे फुंसी ना वाइब्रेशन हो रहा है, वहाँ वाइब्रेशन कंपन हो रहा है, जिसके वजह से आपको फुंसी दिखता है, बुलबुला जैसा दिखता है। समझ में आया? यही खासियत के कारण बरसात के दिनों में गाड़ियों का आवाज, ट्रेनों के सीटी की आवाज हम लोग को दूर दूर तक सुनाई देता है। समझ में आया? अब कहने का मतलब कि अच्छा बताइए, खुद बताइए, पिछला साल भी जेठ आषाढ़, जिसको बोलते हैं गर्मी का राजा महीना, यानी कौन महीना में ज्यादा गर्मी पड़ता है? जेठ आषाढ़ में। चूहे लगल खजूर के तलिया चूहे लगल गन्ना बोल निकला तो जेठ आषाढ़ मतलब है, ठीक है? तो जेठ आषाढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। जेठ आषाढ़ करने का मतलब अप्रैल मई का महीना चलता है, अप्रैल मई का महीना। और अप्रैल मई में इतना ज्यादा गर्मी लगता है और उतना भयानक गर्मी में भी भगवान हम लोग पर खुश हो जाते हैं और इतना बरसते हैं कि फल्गु जैसा सुखाड़ नदी में भी दोनों किनारा में उपलाइन पानी आ जाता है। बताइए, ये तो सीटिया मारता तो नहीं सुना देता ट्रेन है। और ये तो पनिया बड़ा भाई है, परंतु ऊपर में तो पूरा मुआहजर खत्म है। क्योंकि सीटी सुनाई देने के लिए, साउंड सुनाई देने के लिए एयर में मुआहजर होना चाहिए, हवा में मुआहजर, नमी होना चाहिए। और वो नमी आपको बरसात में मिलेगा, ठंडा में मिलेगा, गर्मी में है ना? और बाकी समझ गया? मोटा मोटी में समझ गया? तो मोटा मोटी 2 बात। पहला,
ताप का प्रभाव। अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का चाल भी क्या होंगे, ध्वनि का चाल भी क्या होंगे। परंतु वायुमंडल का तापमान बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होंगे, क्या होंगे। दोनों बात समझ में आया, याद हुआ। लिखो पदार्थ लिखने से पदार्थों का तापमान बढ़ने से, पदार्थों का तापमान बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ती है। पदार्थों का तापमान बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ती है। परंतु पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा ताकि आपको लगे कि अलग अलग हो। परंतु वायुमंडल का तापमान बढ़ने से, परंतु वायुमंडल का तापमान बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है, क्या होता है, घटता है, घटता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसी का दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, अब ये नहीं जा रहा है ना, हो जा रहा है, मैं वाला जा रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, बढ़ाने पर ध्वनि का चाल, बढ़ाने पर ध्वनि का चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, से बढ़ जाती है। तो बताइए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल बढ़ जाती है 0.61 मीटर, 0.61 मीटर 1 डिग्री से बढ़ाने पर में। तब बताइए 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ावेंगे तब 10 गुना कर देंगे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तब 20 गुना कर देंगे। कोई दी का, कोई दी का। तो लिखिए इसी पॉइंट में नीचे चूंकि, चूंकि लिखना आता है। चूंकि को हम लोग क्योंकि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। चूंकि 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल यानी VT बराबर बता 332 रहेगा कि नहीं। 332 का भी पीछा नहीं छोड़ेगा, किधरों भी भाग जा, लटकल रहेगा पीछे पीछे। जैसे 2 साल का बच्चा मम्मी के पीछे पीछे लटकल रहता ना यार, तो बच्चा भी नहीं वहाँ, तो बच्चा नहीं, तब नहीं छोड़ेगा जब तक वो होशियार ना हो। तो समझो अभी ये बच्चे है ना। और 332 तो पहले से महाराज राजा करेगा। और 0.61 में कौन गुना रहेगा, कौन रहेगा। इसको आप अब यहाँ से लसकुसीवा सवाल ऐसा पूछेगा, लसकुसीवा। बताइए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल होंगे, ध्वनि का चाल। अब बता 332 तो होवे करेगा।
अब अगला कारण कितना हो जाएगा? ये अपना 10 में कितना से गुना कर देंगे? 0.6 और किसमें जोड़ देंगे? वही आपका क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा? वही नहीं ना? तो बताइए 10 अगर मान लीजिए कि 100 डिग्री ताप बढ़ा दिया जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया, तब ध्वनि का चाल कितना होगा? ताप कितना होगा? तो कोई बच्चा हमारा से पूछा था कि सर एल्यूमिनियम में कैसे निकाले थे, कॉपर में कैसे निकाले थे? तो ये बहुत होशियार थे ना क्या? ये बहुत होशियार इसलिए थे क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे ना। वैज्ञानिक साइंटिस्ट होशियारे होता है। वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहा जाता है, जैसे एक हम सर से पूछे थे, मनीष सर का नाम कौन जानता है? मनीष सर का नाम जो IIT का हाई लेवल का फिजिक्स पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग लेवल का फिजिक्स पढ़ाते हैं। मनीष सर, विद्यार्थी सर, प्रमोद सर, ये तीनों एक ही कॉलेज का स्टूडेंट थे। मनीष सर, विद्यार्थी सर, प्रमोद सर मैं, विद्यार्थी सर केमिस्ट्री, मनीष सर, तीनों क्लासमेट थे। तीनों एक ही कॉलेज में, एक ही कॉलेज से डिग्री प्राप्त किए हैं और तीनों IITian हैं। तीनों IIT निकाले हुए हैं, IIT निकाले हुए हैं। तीनों क्या है, एक ही गांव पे होंगे, एक ही एरिया पे होंगे, तब न तीनों गए में। कोई फिजिक्स पढ़ा, मनीष सर फिजिक्स के लिए चल गए, प्रमोद सर मैथ के लिए, विद्यार्थी सर केमिस्ट्री के लिए, है ना। जिस समय हम लोग उनके यहाँ पढ़ते थे उस समय गया में हम केवरो नाम नहीं जानते थे, अन्ना राकेश सर जानते थे, पूछेगा राकेश सर, बेस्ट टीचर माना जाना पड़ेगा। और यहाँ से सवाल ऐसे पूछेगा डायरेक्ट कि बताइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया जाए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया जाए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तब ध्वनि का चाल कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, जितना डिग्री पूछेगा उसमें सबसे पहले आप 0.6 से गुना कर देंगे और गुना करने के बाद प्लस आपका आंसर तैयार। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगला पॉइंट इसी में नंबर 8, इसी में नंबर 8 देखिए, ध्वनि का चाल, ध्वनि का चाल, ध्वनि का चाल परम तापमान, ध्वनि का चाल परम ताप, परम ताप, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ध्वनि का चाल परम ताप के वर्गमूल, परम ताप के वर्गमूल के ये उत्क्रमण समानुपातिक है। ध्वनि का चाल परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती आप सिंपल भाषा में सब जान, हिंदी में हमरो बढ़िया बदल लगा को बोले है ना। सिंपल भाषा में कहा है कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट। व्हाट इज द एब्सोल्यूट? पॉइंट है कि नहीं? कि सर आप ताप काहे ने बोले, परम क्यों बोले? ताप काहे ने बोले, परम क्यों? परम ताप कहने का मतलब यह एक ऐसा ताप होता है, या एक ऐसा ताप होता है जिसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। आप सुनो, अगर हम बोलते हैं ताप, तो ताप का मतलब क्या? ताप का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन, डिग्री। ये ताप का मतलब है चार। ये प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये खाली प्लस होता है और ये प्लस भी होता है। समझना है बात? तो इसी को हम लोग बोलते हैं परम। परम अब क्या है सर? तो सोचिए ना बात, अंडर रूट है ना, अंडर रूट है ना। अगर अंडर रूट हम निगेटिव रखेंगे तो संभव है
स्क्वायर रूट में कभी निगेटिव होता है? इम्पॉसिबल, कभी भी ऐसा संभव। इसीलिए हमको क्या बोलना पड़ता है? परम ताप नहीं, कैसा ताप? परम ताप का मतलब केंद्रीय, परम ताप का मतलब समझ में आई बात? तो हमने कहा कि वस्तु का चाल, ध्वनि का जो चाल होता है वो परम ताप के वर्गमूल के स्क्वायर रूट के क्या होता है? डायरेक्टली। और यही से हमको पता चला कि पदार्थों का तापमान बढ़ाएंगे तो चाल भी क्या होगा? टी बढ़ेगा टी भी, टी घटेगा टी भी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए यहाँ से हम एक फार्मूला लेकर देखते हैं किसी ने किसी बिहारी अंग्रेजी केकरा समझ में आया? बोलो। यहाँ बिहारी अंग्रेजी 2 4 2 ऑब्जेक्ट हिंदी में क्या बोलेंगे? बिहारी हिंदी इंग्लिश। अगर हम दो वस्तुओं के लिए अगर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे V1 बटा V2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ V1 बटा। अब देखा बाबू लोग, आज का स्टूडेंट में कुछ कमजोरी है। हम लिख देंगे ऐसे, हम लिख देंगे और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो मिल जाएगा ऐसे। अब बताओ पर में हमार गलती की तोहर गलती? हमार गलती की तोहर गलती? आप लोग का गलती। क्या इसको ऐसे लिखेंगे कि नहीं? 100% लिख सकते। ठीक है। तो इस फार्मूला का मदद से सवाल कैसे पूछेगा? तो ऐसे पूछता है सवाल कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का चाल 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का चाल कितना होगा? समझे? सवाल यहाँ से पूछेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का चाल 100 मीटर पर सेकेंड, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का चाल। अब बताइए, इसको आप मान लीजिएगा T1 और इसको मान लीजिएगा V1, इसको मान लीजिएगा T2 और इसको मान लीजिएगा, यहाँ सेट नहीं कर दीजिएगा। अब सेट कीजिएगा तो बताइए, टेम्परेचर कोची में दिया गया है, कोची में दिया गया और हमको लाना कोची तनी मनी याद है कैसे लाते हैं? 273 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में लाना है तो उसमें 273, और अगर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है तो 273। पूरा बखान करेंगे, पढ़ाएंगे। अभी बस इतना जानिए कि डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में लाएंगे तो 273, उसमें क्या करना पड़ेगा? अब बताइए 0 में 273 जोड़िएगा तो T1 कितना आएगा? और 273 में 20 जोड़िएगा तो T2 कितना आएगा? विधि केल्विन में भी। तो ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे T1 T2 जगह पे, 0 में देगा कितना? V2 में निकाल लेंगे। और यहाँ से पॉलिटेक्निक वाले सुन लो, देख लो। इसीलिए बाबू हम बोल के बोलते हैं, जहाँ पारामेडिकल पर रहता है जोर वहाँ बोल देते हैं पारामेडिकल वाला सुन लो, नहीं सुने में गया काम से। यहाँ पर बोल रहे हैं पॉलिटेक्निक वाले सुन लो, नहीं सुना गया काम से। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे ध्यान सुनेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में। ध्यान दो ना, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, कितनों भी 20-25 देगा, कैलकुलेट करके आसानी से बन जाएगा। ठीक है। ये फार्मूला को आप उतार दीजिए, फार्मूला को उतार दीजिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। सेकेंड हेडिंग बनाइए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। हो गया। देखिए इसमें देखिए ध्वनि का चाल दाब पर निर्भर नहीं करती है।
ध्वनि का चाल दाब पर निर्भर नहीं करती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि का चाल दाब पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब दाब को आप बढ़ाइए चाहे उससे कोई फर्क पड़ने इस पर में पड़ जा रहा है। अब कैसे समझा ये जो 332 मीटर पर सेकेंड लॉसलेस महोदय निकाले थे तो क्या बोले थे कि खाली इंडिया में होगा, कि अमेरिका में होगा, जापानों में होगा नो। अब बाबू कोई साइंटिस्ट है अब कोई थ्योरी दे रहा है तो मतलब इंडिया का साइंटिस्ट है तो इंडिया में खाली काम करेगा थ्योरी, कि अदर देश में भी काम करेगा कि नहीं? बताइए इंडिया में जो दाब है, इंडिया का जो वायुमंडल है, क्या सब कंट्री का वायुमंडल एक जैसा है? इंडिया में 3 पर देखो हम लोग कितना खुशकिस्मत हैं, सभी देशों का ऐसा खुशकिस्मती नहीं है इतना इंडिया खुशकिस्मत है। इंडिया में 3 प्रकार का मौसम परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन। इंडिया एक ऐसा देश है, गौरवशाली देश है कि 3 प्रकार का मौसम परिवर्तन होता है, परंतु आप सब देश में 99% देश में 2 ही प्रकार का जलवायु परिवर्तन होता है, 2 ही प्रकार का। समझ रहे हैं? जाड़ा और वर्षा, परंतु हमारे इंडिया में 3 है, जाड़ा वर्षा और तीनों है, यानी हम लोग संपूर्ण है ना। उधर गर्मी लगेगा उधर भाग जाएगा।